हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लेखक का परिचय। इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी देखें हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये हैं लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग जो कि एक कविता संग्रह है, और पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल जो कि एक उपन्यास है, लड़ाई जो कहानी संग्रह है, बकरी एक नाटक, और भों भों, खों खों। इसके बाद बतूता का जूता, लाख की नाक, और जो कि एक बाल साहित्य है। इसके बाद चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इसके बाद सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जो आप पाठ पढ़ेंगे इसके बारे में संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि जो यूरोप में है के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो ये था यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। आइए बच्चों अब जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। पाठ आप स्वयं से पढ़ सकते हैं क्योंकि पाठ काफ़ी बड़ा होता है और इसमें वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए आपको हम यहाँ पर सारांश बताएंगे। आप इस सारांश को ध्यानपूर्वक सुने, आपको अच्छे से ये पाठ याद हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर पाठ का सारांश। तो बच्चों आप ध्यान दें, हमारे आज के पाठ का नाम क्या है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं पाठ का सारांश। आप इसे चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और चाहें तो बार बार इसी प्रकार वीडियो को सुन के इसे अच्छे से याद भी कर लें। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी।
उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाया करते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माविचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए और इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंधन, रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया और एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। इसके बाद लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ। आप समझ रहे ना, यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं इस पाठ के, इनका परिचय बुल्के से कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। आगे कहा गया है कि फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरवाद से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरवाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा इस पाठ का सारांश। आइए यहाँ पर जान लेते हैं शब्दार्थ। तो जहरवाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप ध्यान दें, गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है, इसे कहते हैं जहरवाद। और देहरी की बात करें, देहरी का मतलब होता है दहलीज। निर्लिप्त का मतलब होता है आसक्ति रहित या जो लिप्त ना हो। आवेश, आवेश मीन्स जोश। रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप क्या होता है? रूपांतर। और अकाट्य का मतलब जो कट ना सके। विरल का मतलब काम मिलने वाली। और करील, करील क्या होता है? झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटीला और बिना पत्ते का पौधा। गौरिक वसन क्या होता है? साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाला गेरुआ वस्त्र, उसे क्या कहते हैं? गौरिक वसन। और सिद्धानत, प्रेम और भक्तियुक्त पूज्य भाव। रंगों का मतलब क्या होता है? रंगों का मतलब नसों। और अस्तित्व का मतलब स्वरूप। आगे इसके बाद चोगा, चोगा क्या होता है? लंबा, ढीला ढाला, आगे से खुला, मर्दाना पहनावा। साक्षी का मतलब गवाह, गोष्ठियाँ मतलब सभाएं। वात्सल्य, ममता का भाव। देह मतलब शरीर। उपेक्षा मतलब ध्यान न देना, अपनत्व अपनाना। शंकरी, कम चौड़ी पतली। संकल्प मतलब इरादा। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखे मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के शब्दार्थ और पाठ का सारांश जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश अच्छे से समझ आया होगा। आइए इसके बाद जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आइए देख लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा,
फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों का आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। इसके बाद आपके लिए दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू वर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए, पाठ में आए हुए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर होगा, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में BA तथा इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध कर PhD की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने को तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आप क्या लिखेंगे? उत्तर होगा, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी, विरक्त लोगों को वे सांत्वना देकर, सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे आप, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे जिससे भी एक बार मिल लेते थे, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? आपका उत्तर होगा, सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक वे कॉलेज में पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। इसके बाद 7वां प्रश्न आपके लिए, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप
यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 है नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है। तो आप इसका आशय कैसे लिखेंगे? फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और सात्विक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे, इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा है। इसके बाद दूसरा है आपके लिए आशय स्पष्ट करने के लिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आप क्या लिखेंगे? हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। यह इसका आशय होगा। इसके बाद बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो आप उत्तर लिख सकते हैं, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वहाँ उनकी माँ तथा परिवार के अन्य लोग रहते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है, यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। इसके बाद भाषा अध्ययन की बात करते हैं। मेरा भारत देश विषय पर आप 200 शब्दों का निबंध लिखिए। तो ये बच्चों, ये आप चाहे तो अपने आप भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से देखकर भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है। इसकी संस्कृति अति प्राचीन है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है। देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें, जब आपको लिखना पड़े कि देश की जनसंख्या कितनी है, तो आज की तारीख में जो जनसंख्या है आप वही लिखें। भारत की संस्कृति अत्यंत उदार है। प्राचीनतम साहित्य वेदों का लेखन यहीं हुआ। उपनिषदों, वेदों, पुराणों की ज्ञान धारा यहीं प्रभावित हुई। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कारण ही हमारा देश विश्वगुरु कहलाता है। आगे आप लिखेंगे ऋषियों के बारे में। तो ऋषि मुनियों की तपोभूमि और सत्य सनातन संस्कृति के लिए हमारा देश जगत प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त हैं। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यदि हम सब अपने अपने स्वार्थ त्याग कर देश हित का संकल्प लें तो भारत पुनः विश्व का सिरमौर बन जाएगा। भारत निरंतर प्रगति करता जा रहा है। यह विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसा सुंदर देश विश्व में और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने देश भारत पर जो है निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न क्या है। आपका मित्र हडसन एंट्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो आप किस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं? चाहें तो आप अपनी भाषा शैली में और अपने आप भी इस पत्र को लिख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से देखकर भी इसे लिखना सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सरला भवन, रामनगर, दिनांक 12 फरवरी 2013 की बात की जा रही है। प्रिय मित्र हडसन, मधुर स्मृति, कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ सानंद होंगे। मुझे पिछले वर्ष तुम्हारे साथ बिताए गए हुए हर पल
बार बार याद आते हैं जब हम साथ थे। इसी कारण मैंने तुम्हें यह पत्र लिखा है। मेरी इच्छा है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियां तुम यहाँ भारत में हमारे साथ बिताओ। मैं तुम्हें भारत के पर्वतीय प्रदेश की यात्रा करवाना चाहता हूँ, अतः तुम शीघ्र 1 माह की योजना बनाकर भारत आ जाओ। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र। आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आइए देख लेते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या पूछा गया। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। पहला है तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक यानी कि 2 समुच्चयों को मिलाने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? और। आपका उत्तर होगा और। इसके बाद आइए देख लेते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। तो यहाँ पर ध्यान दें आप कि जो किस शब्द है आपका उत्तर होगा। इस अगला वे रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। जो वे रिश्ता बनाते तो जो आ रहा है यहाँ पर, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? तो। और चौथा है उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो यहाँ पर क्या होगा? जो। और आगे पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। तो यहाँ पर क्या होगा? लेकिन। ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ का सारांश और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप ध्यान दें कि आज हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि हिंदी क्षितिज के अंदर गद्य खंड के अंतर्गत आपने देखा होगा। तो इसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आगे बच्चों इसी तरह अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं आज की इस वीडियो में विदा। आपका दिन शुभ हो।